मैं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं अनुराग पांडे। आज फिर हम प्रश्नों की श्रृंखला उपस्थित हुए हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला है। हो सकता है कि 30 क्वेश्चन भी हो जाए इसमें, 30 प्रश्न इसमें हो सकते हैं। तो अभी तो 20 प्रश्न ही हम लेकर आए हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें आप लोग पहले ही। और तो ध्यान से देखिए, इनमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और सोर्स की बात करें तो सोर्स तो एक ही है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं आज के वीडियो में क्या है, कैसे क्वेश्चंस हैं। इसमें से ये मान के चलिए कि आप के क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न जो हैं आपके, उसमें करंट अफेयर्स हैं, मतलब समसामयिक घटनाक्रम के हैं, और साथ में इतिहास के भी प्रश्न शामिल किए गए हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये वीडियो जो है यूपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और स्टेट पीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है। और साथ में उन जो परीक्षाओं को देने वाले, जैसे वनडे एग्जाम्स हैं, जैसे लोअर पीसीएस है, यूपी ट्रिपल एससी है, बीईओ है, आरओ है, इन सब परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण ही है। क्यों? क्योंकि इतिहास के क्वेश्चंस, इतिहास के जो प्रश्न आते हैं वो उसमें भी वैसे ही आते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, वहाँ पे हो सकता है कि फैक्चुअल हो। तो फैक्ट्स भी हैं इसमें और कॉन्सेप्ट्स भी हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि ललित विस्तार सबसे पवित्र हीनयान पाठ है। ललित विस्तार किताब है, किताब का नाम है, ग्रंथ का नाम है। ललित विस्तार हीनयान का पाठ है क्या? नहीं, ये हीनयान का पाठ नहीं है, ठीक है। ये आपका महायान से संबंधित है, यह महायान से संबंधित है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ललित विस्तार, ठीक है। दूसरा है स्टेटमेंट कि महावस्तु जो है महायान के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है, ठीक है। तो अब इसका हम वो देखते हैं, इसकी व्याख्या क्या कहती है। इसकी व्याख्या देखेंगे तो इसमें क्या है कि ललित विस्तार सबसे पवित्र महायान पाठ है, हमने पहले बताया था। इसमें क्या है कि अश्वघोष ने एक किताब लिखी थी, बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र के बारे में हम बताएं तो आपको ये पता होगा कि अश्वघोष जो थे वो चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष रहे हैं। कनिष्क के शासनकाल में कनिष्क के दरबारी राजकवि भी रहे हैं ये। तो उस समय बुद्ध चरित्र किताब लिखी गई थी। और हमने एक चीज और बताई थी इससे पहले कि जो कनिष्क था उसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है, ठीक है। ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो जो बुद्ध चरित्र लिखे थे अश्वघोष, उसके लिए साहित्यिक सामग्री जो मिली थी उनको, वो ललित विस्तार से ही मिली थी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो पहला स्टेटमेंट गलत था। दूसरा स्टेटमेंट था हीनयान जो है, हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? महावस्तु। तो महावस्तु जो है वो हीनयान से संबंधित है, ना कि महायान से। और ये क्या है? कहानियों का भंडार है ये, ठीक है। महावस्तु जो है वो कहानियों का भंडार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अष्टदिग्गजों ने गौतमीपुत्र सातकर्णी के दरबार को सुशोभित किया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी के दरबार को सुशोभित किया था अष्टदिग्गजों ने। तो अष्टदिग्गज कौन थे? अष्ट मतलब 8 होता है, तो 8 तमिल कवि रहे होंगे, 8 तमिल साहित्य से संबंधित रहे लोग रहे हैं। और ये जो हैं किसके दरबार को सुशोभित कर रहे हैं? किसके दरबार को? कृष्णदेव राय के
कृष्ण देव राय के दरबार को सुशोभित कर रहे हैं अष्टदिग्गज। ठीक है, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी नहीं है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि जो स्वापनवासव दत्तम है वो शूद्रक की रचना है। शूद्रक की रचना का क्या नाम है? मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम। तो स्वप्नवास दत्तम किसकी रचना है? ये है महाकवि भास। महाकवि भास इसके लेखक हैं। ठीक है, तो महाकवि भास जो है स्वप्नवासो दत्तम के लेखक हैं। तो दोनों स्टेटमेंट आपका क्या हुआ? गलत हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। अष्टदिग्गज आठ तेलुगु साहित्यकार रहे हैं, कृष्णदेव राय के शासन दरबार को सुशोभित कर रहे हैं, जो कि विजयनगर का सम्राट था। ठीक है, स्वप्नवासो दत्तम भास ने लिखी है और मृच्छकटिकम जो लिखी थी वो शूद्रक ने लिखी थी। ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जो पुरानी ब्राह्मी लिपि है वो उर्दू की उत्पत्ति है क्या? उर्दू की जो उत्पत्ति हुई ब्राह्मी लिपि से हुई है? नहीं, उर्दू की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से नहीं हुई है। इस ठीक है, अब दूसरा है कि इकबाल की जो सारे जहां से अच्छा मूल रूप से, ये सारे जहां से अच्छा जो इन्होंने लिखा था वो मूल रूप से उर्दू में लिखा गया है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो पहला स्टेटमेंट गलत और दूसरा सही। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। व्याख्या है कि जो उत्तरी भारत की भाषाएं हैं, भाषाओं की सभी लिपियां हैं, उर्दू नहीं है इसमें शामिल, बस वो सब ब्राह्मी से ली गई हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हुआ। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? उर्दू की शायरी जो संग्रह रही है एक इकबाल की, उसका नाम था बैंग द दारा। बैंग द दारा क्या है? इकबाल की उर्दू शायरी का संग्रह है। इसमें इन्होंने जो सारे जहां से अच्छा लिखा था वो लिखा था उर्दू में, मूल रूप से उर्दू में ही लिखी गई थी। ठीक है, ये भी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आदि ग्रंथ में केवल, हमने बताया था कि केवल है, सभी है, ठीक है, हमेशा, तो ऐसे शब्द जब आए तो थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए, आप सोचिए उस पर। ठीक है, तो केवल गुरु नानक की कविताएं हैं? नहीं है, क्योंकि हमने पिछली वीडियोज में आपको बताया भी था कुछ लोगों के बारे में, जो हम आपके भक्ति आंदोलन ये बताए थे, तो उसमें हमने कुछ बताया था ऐसे ही। ठीक है, नहीं अभी हमने वीडियो नहीं बनाई इस पर बहरहाल, लेकिन आप लोग पढ़े हैं कि उसमें कबीर के भी हैं, कबीरदास के कुछ बातें हैं उसमें गुरु नानक के बहुत सारे लोगों के उसमें बताई गई हैं। तो गुरु नानक सिर्फ नहीं हो सकते। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा स्टेटमेंट, तुजुके बाबरी जो एक किताब है उसके लेखक बाबर हैं। तुजुके बाबरी जो है आत्मकथा है, किसकी? बाबर की। तो आत्मकथा बाबर ने ही लिखी है और बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुके बाबरी। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, पहला आपका स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, पूछा गया था सही नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ए। ठीक है, व्याख्या देखते हैं क्या है। व्याख्या है आदि ग्रंथ में सिख गुरु जितने रहे उनके नाम, उसमें गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर की कविताएं सब कुछ शामिल की गई हैं, और भी हैं कबीरदास जी, हम आपको बताएंगे बाद में। और बाबर जो था वो खुद एक फारसी का बड़ा विद्वान माना जाता था। उन्होंने क्या लिखा था? तुजु के बाबरी के नाम से एक किताब लिखी जो तुर्की साहित्य द्वारा बहुत सम्मानित भी है वो। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना कि तुजु के बाबरी जो है बाबर ने खुद ही लिखी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें क्या है कि कौन सा सही है ये बताना है। तो आर्यभट्ट ने कहा है, आर्यभट्ट का ऐसा सोचना रहा है या विचार रहा है उनका, कि जो हमारी पृथ्वी वो अचला है। अचला मतलब चल फिर नहीं रही, वो सिर्फ एक जगह स्थिर बैठी है, ऐसा कुछ है? तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। दूसरा स्टेटमेंट आपका कि चरक संहिता में शल्य चिकित्सा में प्रयुक्त 101 यंत्रों का
वर्णन किया गया है। ऐसा भी कहीं कुछ नहीं मिलता कि 101 यंत्र इसमें बताए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन चरक संहिता के बारे में है, कुछ चिकित्सा पे कुछ है किताब। ठीक है, तो दूसरा भी स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पे आपको उत्तर दिख रहा है कि डी आंसर है, साफ साफ दिख रहा है, लेकिन आप एग्जाम में नहीं देख पाएंगे, परीक्षा में आपको नहीं दिखेगा, तो आप थोड़ा सा लॉजिक भी लगाएंगे, कहीं हमने जब पढ़ा नहीं 101 यंत्र के बारे में तो ये कैसे हो सकता है। ठीक है, चलिए, हमारे ग्रह जो पृथ्वी है वो अचल है। इसको इस लोकप्रिय दृष्टिकोण की उपेक्षा करते हुए आर्यभट्ट ने क्या कहा था, अपने सिद्धांत को कहा कि पृथ्वी गोल है। मतलब अचल जो बोला गया तो पहले से ही बोला गया होगा। तो आर्यभट्ट ने क्या कहा कि हमारी पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती है। किसने कहा है? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने क्या कहा कि हमारी पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूम रही है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट गलत। दूसरा क्या है कि चरक संहिता जो है चिकित्सा पर उल्लेखनीय पुस्तक है। इसमें बीमारियों का वर्णन किया गया है, उनके कारणों की पहचान की गई है और उनके उपचार की विधि भी बताई गई है। ठीक है, बीमारी, बीमारी का कारण, उसका इलाज, 3 चीज़ें बताई गई इसमें। ठीक है, तो ये चीज स्टेटमेंट भी आपका गलत था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में जानते हैं कि यह जो है भारत में राष्ट्रवाद के, उसमें क्या कहा, राष्ट्रवादी आंदोलन जब हो रहे थे तो उसको बढ़ाने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अपनी। ठीक है, तो कैसे रहा, ये राष्ट्रवाद से जुड़ा था और रविन्द्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में था। बिल्कुल गलत है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर तो थे लेकिन रविन्द्रनाथ नहीं थे उसमें। ठीक है, दूसरी चीज, भारत में जो बंगाल स्कूल का जो प्रभाव रहा वो 1920 के दशक में आधुनिकतावादी विचारों के प्रसार के साथ घट गया। ऐसा भी कहीं पढ़ा तो नहीं गया है, लेकिन सही है। इस बंगाल स्कूल का जो प्रभाव रहा 1920 के दशक में आधुनिकतावादी विचारों के प्रसार के साथ घट गया। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। अब इसको देखते हैं सही क्यों है, पहला गलत क्यों है। पहला गलत है क्योंकि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट जो था भारतीय राष्ट्रवाद से जुड़ा था और नेतृत्व किया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। दूसरा सही है, क्यों? क्योंकि ये 1920 दशक में आधुनिकतावादी विचारों के प्रसार के साथ घट गया था। ठीक है, ये चीज सही है कि आधुनिकतावादी विचार जब आ गए 1920 के दशक में तो इसकी जो मान्यता रही, इसके जो विचार, जो इसकी मान्यताएं रही वो क्या गई, इसके साथ घटनी चालू हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, वैदिक ग्रंथ जो है संगम ग्रंथ से अलग है, कैसे? उसमें आप निम्न से संदर्भ विचार करना। 2 कथन आपको दिए गए हैं, उनको पढ़ के बताना है कैसे अलग हैं। तो जो संगम साहित्य है वो कैसा है, वो किसी धार्मिक साहित्य का निर्माण नहीं करता। संगम ग्रंथ किसी धार्मिक साहित्य का निर्माण नहीं करता है, इसलिए ये वैदिक ग्रंथ से अलग है। ठीक है, जैसे हमारे वैदिक ग्रंथ में क्या, ऋग्वेद में क्या बताया गया, 3 प्रकार के देवताओं का वर्णन किया गया, पूजा करने की विधि बताई गई, फिर सामवेद में मंत्रों के बारे में बताया गया है। ठीक है, इस तरीके से संगम साहित्य में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। पहला स्टेटमेंट सही है, वो प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष रहे। कौन? संगम साहित्य। हो गया पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा स्टेटमेंट, संगम साहित्य जो है लंबी और छोटी कहानियों का संग्रह है। अब संग्रह कैसे है लंबी और छोटी कहानियों का, ये कैसे अंदाजा लगे? तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत ही है। ओके, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है कि संगम जो ग्रंथ है वो धार्मिक साहित्य का निर्माण नहीं करते। छोटी और लंबी कविताओं को कई कवियों ने कई नायकों और नायिकाओं की प्रशंसा में रचा था। ठीक है, इस प्रकार वे प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष हैं। पहला कथन सही हुआ। संगम साहित्य कई कवियों नायिकाओं की प्रशंसा में विभिन्न कवियों द्वारा रचित लंबी छोटी कहानी नहीं, कविता है। कहानी नहीं है, यह कविता का संग्रह है। ठीक है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या हुआ, गलत हो गया। पहला
दूसरे स्टेट में क्या दिया, कहानी का संग्रह है, लंबी छोटी कहानियों का, लेकिन नहीं, लंबी और छोटी कविताओं का संग्रह है आपका संगम साहित्य। ठीक है, इसलिए गलत हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, साहित्यिक रचनाएं हैं और इसको लिखने वाले लोग हैं एक तरफ, बताना इसमें सही कौन सा है। हर्षचरित के लेखक अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे बाण भट्ट है, सही बात है। रामचरित के लेखक कौन है, संध्याकर नंदी है, ये भी सही है। तीसरा है विक्रमांक देव चरितम। विक्रमांक देव चरिता जो है वो बिल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। बिल्हड़ के द्वारा लिखी गई है ना, तो ये भी सही है। चौथा है मुशिका वामसा। मुशिका वामसा जो एक किताब है, आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो क्विज में भी ये वाला क्वेश्चन था और इसको 2-3 बार करवा भी चुके हैं, अभी हाल ही में हुआ है। तो इसके जो लेखक हैं मुशिका वामसा के, वो हैं अतुल। ठीक है, इसके लेखक कौन है, अतुल हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, तो 1 2 3 पहला दूसरा तीसरा सही है और चौथा आपका गलत है, तो इसका सही आंसर होगा, 1 मिनट, अच्छा मेल नहीं खा रहे हैं ये बताना था। अच्छा, विक्रमांक देव चरितम बिल्हड़ की रचना है, सॉरी, विक्रमांक देव चरितम जो है वो बिल्हड़ की रचना है, इसको यहाँ से जोड़ दीजिए। ठीक है, तो विक्रमांक देव चरितम बिल्हड़ की रचना है और मुशिका वामसा जो है वो किसकी है, अतुल की रचना है। ठीक है, तो तीसरा और चौथा क्या है, गलत है इसमें। ठीक है, इस तरीके से मेल नहीं खा रहे, मतलब कि तीसरा और चौथा आपका गलत हो गया। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। विक्रमांक देव चरितम बिल्हड़ ने लिखी है, मुशिका अतुल ने लिखी है। राग तरंगड़ी या द स्ट्रीम ऑफ किंग्स, राज तरंगड़ी या द स्ट्रीम ऑफ किंग्स के लेखक, राज तरंगड़ी को ही द स्ट्रीम ऑफ किंग्स भी बोलते हैं, तो उसके लेखक जो रहे हैं वो रहे हैं कल्हड़। कश्मीर का इतिहास जानने का स्रोत है ना राज तरंगड़ी, तो कल्हड़ ने लिखी है द स्प्रिंग ऑफ किंग्स को। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर की शिक्षाओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अब गलत कौन सा कथन है, जाति और धार्मिक भेदों की निंदा की, सही है क्योंकि वो छुआछूत विरोधी थे। ठीक है, ईश्वर की एकता और निराकारता में विश्वास करते थे, वो निराकार ब्रह्म के उपासक थे। वो कहते थे कि जो एक क्या है साकार और एक निराकार। साकार का मतलब किसी देवता की क्या एक आकृति है निश्चित रूप से, लेकिन जो निराकार है उसकी कोई आकृति नहीं है, वो निराकार है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, तो वो एकता और निराकारता में विश्वास रखते थे, जाति और धार्मिक भेदों की निंदा की इन्होंने। तीसरा स्टेटमेंट आपका, उन्होंने सच्चे ज्ञान मोक्ष को खोजने के लिए तपस्या का सुझाव दिया, ऐसा कोई सुझाव ही नहीं दिए। ठीक है, जब उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं तो उन्होंने वो सुझाव क्यों दे, तो उन्होंने तपस्या का सुझाव नहीं दिया था। ठीक है, तो तीसरा जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो गया। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए उन्होंने प्रार्थना की, पहला सही। दूसरा, भगवान जो निर्गुण सगुण और निर्गुण की एकता निराकारता पर जोर दिया, दूसरा सही हुआ। उनका मानना था कि जो सच्चा ज्ञान और मोक्ष है वो तपस्या और किताबी ज्ञान उसके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके लिए तपस्या और किताबी ज्ञान जरूरी नहीं है जब आपको मोक्ष मिले या ज्ञान मिले। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया। चलिए इसमें देखते हैं, अगला प्रश्न है, आरंभिक संगम जो तमिल कविताएं रही हैं उसमें 5 इको जोन की बात की गई है। संगम तमिल कविताएं रही उसमें जो है
5 इको जोन की बात की गई है, इसमें मारुतम का क्या मतलब है? मारुतम का मतलब है उपजाऊ कृषि मैदान। इस चीज को ध्यान रखना है। उपजाऊ कृषि मैदान जो था उसको मारुतम बोलते थे। ठीक है, तो 5 इको जोन में एक आपका मारुतम हो गया। बाकी की व्याख्या देख लेते क्या है। अब देखिए 5 इको जोन कौन कौन से हैं। एक तो कुरिंजी हो गई, कुरिंजी, जिसको पहाड़ी और जंगल भी कहते हैं। दूसरा है मुलई। मुलई जो है आपका कम पहाड़ी और पतले जंगल वाली चरागाह भूमि को कहते हैं मुलई। ठीक है। तीसरा मरुतम हमने बताया कि उपजाऊ भूमि है, कृषि मैदान है। उसके अलावा एक है नेतल। नेतल जिसको जो है उसको समुद्री तट के लिए नेतल शब्द का प्रयोग किया गया। और लास्ट है पलाग, इसका है शुष्क क्षेत्र। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 5 इको जोन यही थे। अब आइए बात करते हैं हम करंट अफेयर्स, समसामयिक घटनाक्रम की। ठीक है, अर्थव्यवस्था में सुस्ती है, लेकिन फिर भी भारत के जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कैसे बढ़ रहा है, उसका रीजन बताना हमें। तो इसमें से रीजन कौन कौन से हैं? विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों में वृद्धि हो रही है, सही है, एफपीआई आ रहा है। दूसरी चीज, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई, सही है। और तीसरी चीज है सोने के आयात में क्या हुई, गिरावट आई है। ये 3 चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ मंदी होने के बाद भी विदेशी मुद्रा भंडार हमारे यहाँ बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते क्या है। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का प्रमुख कारण है भारतीय शेयरों और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक होता है उनमें वृद्धि हो रही है। विदेशी निवेशकों ने पिछले 2 महीनों में कई भारतीय कंपनियों में दांव लगाए हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट पूरा हुआ। दूसरा है कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई, उससे तेल आयात बिल में भी कमी आई है। भाई पैसे में गिरावट हो रही है तो जितना पैसा पे करेंगे उतने का ही तो हमें टैक्स भरना पड़ता होगा। ठीक है, तीसरी चीज है कि सोने का आयात पिछले साल जो दिसंबर में रहा उससे इस बार कम हुआ है अभी तक। ठीक है, नकारात्मक ही रहा है। ओके, तो जब आयात कम हुआ है तो उसकी बिल में भी कमी आएगी। तीनों चीजें क्लियर हुई आपको? ठीक है ना, इस तरीके से हमारे यहाँ के जो विदेशी मुद्रा भंडार वो बढ़ रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षक और प्रबंधक के रूप में कौन कार्य करता है? विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षक और प्रबंधक के रूप में काम कौन करता है? तो आरबीआई कर रहा है ये काम। ठीक है, आरबीआई जो है ये काम करता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये आपको पहले से भी पता होगा, फिर भी ये करंट अफेयर समसामयिक घटनाक्रम से संबंधित है, इसलिए इसको क्वेश्चन के रूप में बना दिया गया। रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षक प्रबंधक के रूप में काम करता है और सरकार के साथ सहमत हुए समग्र नीति ढांचे के भीतर काम करता है। ठीक है, आरबीआई विशिष्ट उद्देश्य के लिए डॉलर का आवंटन भी करता है, ये भी ध्यान रखना है। सही, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। वामाधार नदी, वामाधार जो नदी है उसके बारे में बताना कि वो कहाँ से कहाँ होके बहती है। तो वामाधार नदी जो है आपकी उड़ीसा और आंध्रा से होके बहती है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है वामधारा नदी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, चलिए अब इसकी व्याख्या देखने क्या भाई। व्याख्या है कि जो उड़ीसा और आंध्र में ऋषिकुल्या लिखा गया है, और गोदावरी के बीच में वंशधारा नदी। ये वंशधारा नदी क्या है, एक महत्वपूर्ण है और पूर्व की ओर बहती है। ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में जो ऋषिकुल्या और गोदावरी के बीच में एक नदी बहती है उसका नाम है वंशधारा या फिर वंशधारा।
ठीक है, वो बहती किधर है, पूर्व की तरफ बह रही है, ठीक है। तो पूर्व की तरफ बह रही मतलब पूर्व की तरफ अगर बह रही है तो बंगाल की खाड़ी में गिर रही होगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। या हो सकता है वो गोदावरी या फिर इस ऋषिकुल्य जो है उसमें मिलती होगी, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब देखिए आंध्र प्रदेश जो है नदी के उस पार क्या कर रहा है, नाडिया पुल का निर्माण करना चाहता है। आंध्र प्रदेश क्या कर रहा है, इसलिए खबर हो रहा है कि आंध्र प्रदेश नदी के दूसरी तरफ नाडिया पुल का निर्माण करना चाहता है, जो उड़ीसा की सहमति के बाद ही संभव हो सकता है। उड़ीसा अगर सहमति जताएगा तभी जो है उस नदी पे पुल बन सकता है। पुल का नाम क्या है, नाडिया पुल, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। आंध्र प्रदेश अपनी नागवली नदी की इंटरलिंकिंग को वामधारा के साथ पूरा करना चाहता है। किसकी इंटरलिंकिंग को, तो ध्यान रहे नागवली नदी। तो आंध्र प्रदेश की एक नदी है नागवली, जिसकी इंटरलिंकिंग को पूरा करना चाह रहा है आंध्र प्रदेश वामधारा के साथ, ठीक है। और मद्दुवलसा जो है जलाशय परियोजना का विस्तार करना चाहता है। मद्दुवलसा जलाशय परियोजना का विस्तार भी करना चाहता है कौन, आंध्र प्रदेश। तो ध्यान रहे अगर स्टेटमेंट में ये आपके व्याख्या से संबंधित स्टेटमेंट आ जाए तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश अपने यहाँ की नदी है नागवली, जिसकी इंटरलिंकिंग को पूरा करना चाहता है, साथ में वामधारा या वंशधारा नदी के उस पार कौन सा पुल, नाडिया पुल का निर्माण करना चाहता है आंध्र प्रदेश ही, ठीक है। तीसरी चीज कि मधुवलसा जो जलाशय परियोजना है उसका विस्तार भी आंध्र प्रदेश करना चाहता है, ठीक है, समझ गए, ये चीज ध्यान रखना है। हो सकता है कि क्वेश्चन में जो प्रश्न में जो आपका कथन आए वो आपके व्याख्या से उठा के दे दिया जाए, तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। पूनम अवलोकन है, अवलोकन नहीं अवलोकन है ये। पूनम अवलोकन किससे संबंधित है, पूनम अवलोकन आपका गिर वन्यजीव अभयारण्य है गुजरात में, ठीक है। तो गिर वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित है पूनम अवलोकन। अब पूनम अवलोकन है क्या, इसके बारे में भी जान जाते हैं थोड़ा सा। अब देखिए पूनम अवलोकन क्या है। गुजरात वन विभाग ने राज्य में क्या किया है, एशियाई शेरों की आबादी की घोषणा की है कि कितना 674। गुजरात वन विभाग ने गुजरात में एशियाई शेरों की आबादी की जो घोषणा की उसने बताई है कि इनकी संख्या जो है वो 674 है, ठीक है, जो कि 5 साल पहले एक शेर की जनगणना में कितना 523 थी। 5 साल पहले जो जनगणना हुई थी उसमें 523 थी, लेकिन इस बार 674 हुई है, ठीक है। किसने बताया आपको, गुजरात वन विभाग ने बताया है, ठीक है। आगे है कि पिछले वर्षों के विपरीत इस गणना का अनुमान एक जनगणना से नहीं किया गया है, इस बार ये किया गया है पूनम अवलोकन से, अवलोकन या अवलोकन अभ्यास से लगाया गया, ठीक है। ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमेशा तो जनगणना होती थी लेकिन इस बार अवलोकन किया गया है। अवलोकन करने का मतलब क्या होता है कि आपके पदचिन्ह पर कोई चले, वो है अवलोकन करना, ठीक है, ये समझ जाए। चलिए पूनम अवलोकन के माध्यम से जो हर पूर्णिमा को किया जाने वाला है, पूनम का मतलब पूर्णिमा है और पूर्णिमा को ही किया जाएगा, हर पूर्णिमा को होगा। और पूर्णिमा महीना में एक आती है, हर महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, एक बार अमावस्या आता है महीनों के हिसाब से कि चैत्र वैशाख जो होते, ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादव क्वार कार्तिक अगहन पूष माघ और फाल्गुन, ये 12 महीने हिंदी के हैं, ठीक है। एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि हर महीने में 2 पखवाड़े होते हैं 15-15 दिन के, एक उजाला होता है एक अंधियारा, जिसको उजाले को बोलते हैं शुक्ल पक्ष और अंधियारे को बोलते हैं कृष्ण पक्ष, ठीक है। तो पूनम की रात और अमावस्या की रात, मूवी में आप देखे होंगे वो कहते कि हम अमावस्या की रात को आएंगे,
फिर तुमको उठा के लेके जाएंगे, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो वो अमावस्या की रात होती है, एक पूनम की रात होती है। तो पूर्णिमा की रात की बात हो रही है कि हर महीने में जो पूर्णिमा आएगी उसकी हर रात को इनका अवलोकन किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें। चलिए, तो ये क्या है, मासिक इन हाउस अभ्यास है ये, मतलब अपने यहाँ पे ही करेंगे लोग। ठीक, फील्ड स्टाफ और अधिकारी 24 घंटे अपने संबंधित न्यायालय में क्या करेंगे, संबंधित कार्यालय में, न्यायालय यहाँ लिखा गया, शेर और उनके स्थान का आकलन करने में बिताते हैं। 2014 के शेर की जनगणना की तैयारी के भाग के रूप में 14 में वन विभाग द्वारा विकसित एक तंत्र था, क्या यही। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि जो चला गया प्रश्न, निम्नलिखित में से महासागर डी ऑक्सीजनेशन, महासागरों में होता है महासागर डी ऑक्सीजनेशन का परिणाम क्या हो सकता है। तो भैया अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, दम घुट जाएगा। तो उसमें चाहे प्राणी होंगे, चाहे जानवर, पशु पक्षी कोई भी होंगे, उनका दम घुटेगा। तो उससे क्या होगी, जैव विविधता में कमी होगी। पेड़ पौधों में भी उसको दिक्कत आती है, तो वहाँ की जैव विविधता में कमी होगी। दूसरी चीज, प्रजातियों की वितरण में भी बदलाव आ जाएगा। ठीक है, तीसरा है मत्स्य संसाधनों में भी कमी आएगी। चौथा है फैलता हुआ जो एल्गी है वो क्या करेगा, खिलने लगेगा, वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लग जाएगा फिर। ठीक है, और जब वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा तो क्या होगा, किसी और की जगह घेरेगा ना। आप किसी और की जगह पे अगर आप बैठेंगे तो उसको वहाँ से हटना पड़ेगा, तभी आप बैठ सकते हैं, या फिर उसको हटाना ही पड़ जाए। तो इस तरीके से आप इसको समझें कि ये चारों चीज़ें होंगी जब महासागर डीऑक्सीजनेशन होगा। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं क्या है। महासागर डीऑक्सीजनेशन मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के सबसे घातक अभी तक रिपोर्ट किए गए दुष्प्रभाव में से एक है। क्या, डीऑक्सीजनेशन मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के सबसे घातक में से एक है। ठीक है, अभी तक जो रिपोर्ट, ठीक, डीऑक्सीजनेशन के जो प्राथमिक कारण है वो क्या है, यूट्रोफिकेशन। ये भी ध्यान रखना कि डीऑक्सीजनेशन के जो प्राथमिक कारण है आपके वो कौन से हैं, यूट्रोफिकेशन। प्राथमिक कारण की बात हो रही, तो यूट्रोफिकेशन क्या होता है, ये भूमि और सीवेज प्रदूषण से पोषक तत्वों का जो बढ़ना होता है उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। भूमि और सीवेज प्रदूषण से जो पोषक तत्व बढ़ते हैं उनको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ठीक है, और दूसरी चीज है जीवाश्म ईंधन के जलने से नाइट्रोजन का जमाव। जीवाश्म ईंधन जब जलता है उससे नाइट्रोजन का जमाव होता है, जो समुद्र के गर्म होने के व्यापक प्रभाव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे है कि ग्लोबल वार्मिंग से होने वाली जो ऑक्सीजन की हानि है उससे वैश्विक महासागरीय ऑक्सीजन भंडार के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। जो पहले से 50 साल की अवधि, जो 60 से 2010 की बात हो रही, 1960 से 2010 की बात हो रही, ये ध्यान रखना है, उसमें 2% वे कम हो चुके हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि 1960 से 2010 के बीच की जो बात होगी तो उसमें ये पता चलेगा कि 2% तक इसमें कमी आ गई है। ठीक है, अगला है कि महासागर ऑक्सीजन जो गिरावट परिणाम स्वरूप क्या होगा, जैव विविधता में कमी आएगी, वही ऊपर जो बताए गए थे। प्रजातियों के वितरण में बदलाव आएगा, मत्स्य संसाधनों में विस्थापन होगा या कमी होगी। तीसरा, अलगल खिलने के विस्तार इसमें शामिल रहेंगे, अलगी तो इसमें खिलेंगे ही। ठीक है, तो ये 4 प्रभाव इसके पड़ेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यूट्रोफिकेशन के बारे में, कि भूमि और सीवेज प्रदूषण से जो पोषक तत्व बढ़ते हैं उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। और ये जो है डीऑक्सीजनेशन के प्राथमिक कारण में से एक है यूट्रोफिकेशन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। अभी हम प्राचीन भारत पे ही हैं, प्राचीन भारत के इतिहास ही चल रहा है, लेकिन
यहाँ पे जो प्रश्न है वो आपके आधुनिक भारत से संबंधित है। ठीक है, तो आधुनिक भारत आप भी कुछ ना कुछ जानते ही होंगे, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन जानते जरूर हैं। तो इसके बारे में देखते हैं क्या है, इसको प्रश्न क्या है। इसमें बताना है ऊपर जो कथन दिए गए उनमें से सही है कौन सा नहीं है, कौन सा गलत है। ठीक है, तो पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थापित की थी। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री बंगाल में 1651 में हुगली नदी के किनारे स्थापित की थी। सही है कि गलत है? तो सही है कि 1651 में ही हुगली नदी के किनारे इन्होंने पहली फैक्ट्री बंगाल में लगाई थी। ठीक है, दूसरी है औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापार जारी करने का अधिकार दिया था। अंग्रेजों के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करें, नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, EIC। तो इसके बारे में एक थे हॉकिंस। हॉकिंस किसके दरबार में आए थे? हॉकिंस आए थे जहांगीर के दरबार में। अब जहांगीर के दरबार में तो ये आ गए थे, लेकिन मिलने का मौका उनको कहाँ मिला? अजमेर में। अजमेर में हॉकिंस मिलता है किससे? जहांगीर से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आया कब था? जहांगीर का टाइम पीरियड है, निकला तो था वो वहां से अकबर के दरबार के लिए भेजा गया था, लेकिन जब वो भारत पहुंचता है तो उस समय अकबर की मृत्यु हो जाती है, अकबर महान की मृत्यु हो जाती है। उस समय राजा रहता है कौन? जहांगीर। ठीक है, तो जहांगीर के दरबार में उपस्थित होता है उस समय। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और एक चीज ये भी ध्यान रखना, फैक्ट है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तब जो है भारत में अकबर का शासन था, क्योंकि 1599 1600 में उसकी स्थापना हुई है इंग्लैंड में। तो इस समय भारत में कौन है? अकबर है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसकी व्याख्या देख लेते क्या है। 1651 में हुगली नदी के किनारे स्थापित की गई थी, पहला सही है। औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापार जारी करने का अधिकार दिया था, यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर है। इसमें प्लासी की लड़ाई के बाद अलीवर्दी खान को बंगाल का नवाब बनाया गया। अलीवर्दी खान कब थे? अलीवर्दी खान तो नहीं रहे होंगे, क्योंकि ये शुरुआती रहे। अलीवर्दी खान ने यही कहा था कि ये मधुमक्खी के छत्ते हैं, मधुमक्खी की तरह हैं अंग्रेज, इनको अगर छेड़ोगे तो डंक मार मार के क्या करेंगे? जान निकाल लेंगे। लेकिन इनको, इनसे अगर प्रेम प्यार से पेश आएंगे इनके साथ, तो ये क्या करेंगे? आपको शहद देंगे, जो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा। तो अलीवर्दी खां पहले ही थे, उनके बाद आया सिराजुद्दौला, फिर सिराजुद्दौला के बाद ये सब चालू होता है, प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध के बाद राजा नवाब जो होते बहुत चेंज होने लगते हैं। ठीक है, चलिए, तो अलीवर्दी खान नहीं है, गलत पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या है कि बक्सर की लड़ाई के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब के रूप में फिर से स्थापित किया गया, तो सही बात है, क्योंकि बक्सर का जब युद्ध हुआ तो मीर जाफर फिर से किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए फिर से इसको क्या किया गया? नवाब फिर से बंगाल का बना दिया गया था। ठीक, तो ये दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो गया। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं भाई क्या है। प्लासी का युद्ध हुआ, सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती। सिराजुद्दौला की हत्या कभी ये मत सोचना कि मीर जाफर ने की है, मीर जाफर के पुत्र ने सिराजुद्दौला की हत्या की थी। ठीक है, सिराजुद्दौला ने नहीं मारा था, सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने नहीं मारा, मीर जाफर के पुत्र ने मारा था उसे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना है बस। ठीक है, तो मीर जाफर को नवाब बनाया गया सिराजुद्दौला के मरने के बाद। मीर कासिम जो थे, शिकायत की कि बक्सर में लड़ी गई जो लड़ाई में हार गया था, और मीर जाफर को बंगाल के नवाब के रूप में फिर से स्थापित किया गया था। ठीक है, तो मीर कासिम, अच्छा, बक्सर की लड़ाई कब हुई है? बक्सर का युद्ध कब हुआ है? देखिए
1764 में हुआ, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। किसके किसके बीच हुआ है? एक रहे शाह आलम। शाह आलम एक ऐसे राजा रहे कि जो कभी दिल्ली नहीं पहुंच गए। पहले एकमात्र राजा ऐसे रहे कि जो कभी दिल्ली ही नहीं गए थे, दिल्ली से बाहर बाहर रहे। क्यों? क्योंकि उनके एक मंत्री थे, उनके वो क्या किया था, उनको बाहर कर दिया, उसके डर के नाते ये दिल्ली नहीं जाते थे। ठीक है, तो ये इलाहाबाद में रहे हैं। ठीक, दूसरे दूसरे कौन है? अवध के नवाब रहे हैं। अवध के नवाब रहे हैं, क्या नाम था उनका? शुजाउद्दौला। सिराजुद्दौला वो थे, ये है शुजाउद्दौला। ठीक है, और तीसरे कौन है? मीर कासिम। मीर कासिम है तीसरे। इन तीनों की सेनाओं ने मिलकर बक्सर के मैदान में अंग्रेजों से लड़े और हार भी गए। फिर लास्ट में संधि होती है, किसी से बनारस की संधि की जाती है, किसी से इलाहाबाद की संधि हो रही है, किसी से अवध की संधि की जा रही है। यही चलता है बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है, अब मीर कासिम लड़ने क्यों आ गया? नवाब तो मीर कासिम था बंगाल का, अंग्रेजों ने ही बनाया था। मीर कासिम जो थे, मीर कासिम को ये पता चल गया था कि ये जो है हम इनके हाथ की कठपुतली हैं। ठीक है, तो अंग्रेज क्या करते, जब होता मन होता था तब पहुंच जाते थे, लाओ भाई पैसा लाओ, थोड़ा सा काम है हमें, ऐसा कुछ होता होगा, ज़रूरत है भाई पैसे की, देना थोड़ा काम है। तो उनको लगा कि नहीं, अब तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारी जनता कमा रही है लेकिन खा नहीं रही है बेचारी, खा ये लोग रहे हैं, तो हम अब कुछ और करेंगे एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा उन्होंने क्या किया, मीर कासिम ने सबसे पहले अपनी राजधानी चेंज कर दी। पहला काम उन्होंने किया, अंग्रेजों से बिना पूछे। ठीक है, अभी इतना ध्यान नहीं, लेकिन मुर्शिदाबाद को राजधानी मेरे ख्याल से स्थानांतरित किया था मीर कासिम ने, जहाँ तक हमें पता है, बाकी वो बाद में पता चलेगा। तो उन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी। दूसरी चीज़ क्या की इन्होंने, इन्होंने फ्रांस की मदद ले ली। फ्रांस और ब्रिटिश दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं। आप पढ़ेंगे वांडीवास की लड़ाई हुई है, फिर उसमें वांडीवास की लड़ाई हुई है, फिर कर्नाटक वार हुई है कई सारे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हुई हैं। तो फ्रांस से इनकी कट्टर दुश्मनी थी और शर्त ये थी कि हम आपको नवाब बनाएंगे, लेकिन आप हमारे दुश्मन को अपने यहाँ नहीं रहने देंगे और आप हमारे दुश्मन से कोई सहायता या सलाह नहीं लेंगे। तो मीर कासिम ने क्या किया कि फ्रांस की तर्ज पे क्या किया, इसने गोला बारूद इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया था। उसके अलावा एक काम और किया। ठीक है, एक काम और ये किया कि उसने अपने लोगों को भी क्या किया, थोड़ी सी रियायत देनी स्टार्ट कर दी, अंग्रेजों से बिना पूछे। तो अंग्रेज अब इससे नाराज जब होते तो क्या करते, भाई ऐसा है हमने तुम्हें बैठाया, अब तुम हटो, अब हम दूसरे को बैठाएंगे, तुम काम नहीं करते सही से, ऐसा कुछ झड़प हुई होगी दोनों लोगों में। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप अपना रखो, हम जा रहे हैं अपना, हम अब करेंगे बगावत। तो बगावत करने निकल पड़े। बगावत करने निकले थे, इतिहास में ऐसा भी है कि जो अवध के नवाब रहे और दिल्ली के शासक रहे शाह आलम द्वितीय, ये दोनों क्या किए, अपने सीमाओं की सुरक्षा के लिए ये लोग अपनी सेना आगे बढ़ाए थे। ये लोग गए नहीं थे लड़ने के लिए मीर कासिम की तरफ से, ये सिर्फ अपने सीमा की सुरक्षा करने के लिए ये लोग आगे बढ़े थे दोनों लोग। और क्या हुआ कि बक्सर के मैदान में ये तीनों एक साथ इकट्ठा हुए और फिर अंग्रेजों से लड़े, और जबकि फिर से वापस क्या हुआ, मुंह की खानी पड़ गई तीनों लोगों को। ठीक है, तो ये कहानी हम आपको बाद में बताएंगे, जब मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत का इतिहास जब बताएंगे तब उसमें हम बताएंगे। बहरहाल इतना जानना जरूरी है। चलिए ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। इसमें देखना कि पहला स्टेटमेंट है, सही बताना कौन सा कथन सही है। तो द्वितीयांग मराठा युद्ध के बाद पेशवा को हटा दिया गया था, सही बात है, सही है गलत है? द्वितीयांग मराठा नहीं, द्वितीयांग मराठा युद्ध के बाद पेशवा को नहीं हटाया गया और पेंशन के साथ कानपुर भेज दिया गया, ऐसा कुछ नहीं था।
पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा है कि लॉर्ड हेस्टिंग ने पैरामाउंटसी की नीति अपनाई थी। पैरामाउंटसी क्या है ये भी जानना जरूरी है। चलिए इसको व्याख्या में देखते हैं क्या है पैरामाउंटसी। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट आपका क्या है गलत है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। 1817 से 19 मराठा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तीसरा। आंग्ल मराठा युद्ध तीसरा हुआ 1817 और 19 में। ठीक है, मराठा शक्ति को इन्होंने क्या किया, कुचल दिया, पेशवा को हटा दिया और पेंशन के साथ कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत क्यों था? अच्छा, पेशवा को हटा दिया गया, पेंशन के साथ कानपुर भेज दिया गया, कानपुर नहीं बिठूर भेजा गया था। ठीक है, इसलिए गलत है। ओ नहीं, तीसरा है, दूसरा नहीं तीसरा है ये। वहां पे दूसरा बोला गया, यहाँ पे तीसरा है। ठीक, पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा क्या है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर थे उस समय, 1813 से 1823 तक रहे हैं ये। इन्होंने सर्वोपरि की एक नीति शुरू की थी, पैरामाउंट सी। ठीक है, पैरामाउंट सी जो है वो सर्वोपरि की एक नीति है, उसको शुरू की थी किसने? तो एक फैक्ट ये भी आपको तैयार हो, जो सर्वोपरि की नीति अपनाई थी या पैरामाउंट सी की नीति अपनाई थी, वो अपनाई थी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, एक मूवी आई थी, याद होगा, उसमें वीर वीर मूवी रही सलमान खान की, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती भी हैं। तो वो क्या है, वो लोग, वो एक कोई कबीला है, कोई समुदाय है। वो ये जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है, उनके पतन के लिए भी जाना जाता है, उन लोगों का पतन किया था। ठीक है, अभी उनका नाम नहीं याद आ रहा हमें, वो कौन लोग हैं। लेकिन जब अगर आपने वीर मूवी देखा है, तो वीर में जो सलमान खान, ये मिथुन चक्रवर्ती, सोहेल खान, ये लोग हैं, वो लोग जो है इसी का वो करते हैं। ठीक है, तो वो मूवी आप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको। वैसे नाम हमें अभी नहीं ध्यान आ रहा है इतना, बता देंगे आपको, या आप लोग ही कमेंट करके हमें जरूर बताएं कौन थे वो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किंगडम के लिए एक महिला उत्तराधिकारी की उपस्थिति के बावजूद चूक के सिद्धांत राज्य पर लागू होंगे। ये क्या है? किंगडम के लिए जो महिला की उत्तराधिकारी की उपस्थिति होगी, उसके बावजूद भी चूक जो सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं इसको, चूक का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये क्या है? आप भी जानते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ जो लैप्स है, इसके तहत क्या किया गया था कि कोई राजा है, उसका अगर अपना वंश, अपना उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है, उत्तराधिकारी कौन? पुत्र। पुत्र अगर उत्तराधिकारी कोई नहीं है उस राज्य का, तो उसको क्या किया गया, अपने अंडर में क्या करेंगे, अंग्रेज लोग ले लेंगे, अपने नियंत्रण में रख लेंगे। ठीक है, वही है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो यही कहा जा रहा है इसमें, जो किंगडम में एक महिला उत्तराधिकारी है, लेकिन फिर भी उस राज्य का नियंत्रण अंग्रेज अपने हाथ में ले लेंगे। सही बात है, ऐसा नियम था भी। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा स्टेटमेंट है कि सिंध को कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का उपयोग करते एनेक्स कर लिया था। एनेक्स मतलब कब्जा, एनेक्सेशन, आप सुने होंगे, एनेक्सेशन ऑफ कश्मीर सुने होंगे आपने। अगर ये वीडियो एक एबीपी न्यूज़ पे आता है, करीब उसके 65 एपिसोड्स हैं, उनको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। या फिर प्रधानमंत्री एपिसोड है, वो आप देखिए, उसमें आपको पता चलेगा एनेक्स क्या है। ठीक है, चलिए, तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, सही, दूसरा गलत है आपका। ठीक है,
तो दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या हुआ, गलत हो गया, क्योंकि गलत पूछा गया था। तो इसमें बी स्टेटमेंट, बी आंसर सही है, उत्तर सही है। तो इसका मतलब सिंध के साथ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का उपयोग करते हुए कंपनी ने एनेक्स नहीं किया था, उसको हथिया लिया था। ठीक है, हथियाना और एनेक्स करना दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। ठीक है, एनेक्स होता है कि आप क्या करेंगे, कुछ उनको वरीयता दे देंगे, कुछ उनको कुछ रियायतों के साथ उनके क्षेत्र का विलय करेंगे अपने यहाँ। ठीक है, तो एनेक्स नहीं था, वो क्या था, उस पर हथियार, उस पर कब्जा करना था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। चलिए, तो दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत हुआ, पहला सही रहा। अब देखिए भाई क्या है कि द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने घोषणा की कि यदि एक भारतीय शासक एक पुरुष उत्तराधिकारी के बिना मर जाता है तो उसका राज्य चूक जाएगा। चूक जाएगा मतलब निकल जाएगा उसका राज्य उसके हाथ से। ठीक है, इसलिए यहाँ तक कि अगर राज्य में एक महिला उत्तराधिकारी भी है तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वहाँ पे लागू किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि 1843 में जो सिंध को कंपनी ने एनेक्स किया था, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत नहीं एनेक्स किया था। अच्छा, एनेक्स तो किया था लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत नहीं हुआ था। ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, 20वां प्रश्न है आपका, हो सकता है कि आज का अंतिम प्रश्न हो। तो 1770 में फौजदारी अदालत एक जिले में सिविल कोर्ट के लिए प्रयुक्त शब्द था। जो 1770 में फौजदारी अदालत था, वो जिले में जो सिविल कोर्ट होता उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द था क्या? नहीं, फौजदारी अलग है, दीवानी अलग है। दीवानी में क्या क्या काम होता है, शादी करवाना, शादी तोड़ना, वो उत्तराधिकारी नियुक्त करना, फिर वारिस बनाना, फिर आपका अरे किसी ऐसे काम होते हैं ना वहाँ पे दीवानी में। शादी वादी का काम कहाँ, वही सब होता है। ये सब उत्तराधिकारी, पुत्र गोद लेना, ये सब कहाँ होता है, दीवानी में होता है। फौजदारी में क्या होता है, मर्डर का काम होता है। साफ सा है कि फौजदारी की हो, चलो यहाँ पे आओ, ऐसे होता ना। तो फौजदारी अदालत वो सिविल कोर्ट के लिए नहीं था। सिविल कोर्ट में पारिवारिक मामले जो होते हैं नॉर्मल से, वो देखे जाते हैं उसमें। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है भाई, यहाँ तक कि स्थायी जो निपटान के तहत किराया हर 3 साल में एक बार संशोधित किया जाता था, ये भी गलत है। स्थायी निपटान अगर है तो उसको हर 3 साल में संशोधित क्यों करना है? या तो स्थायी नहीं है या फिर उसका संशोधन किया जा रहा है। अगर स्थायी नहीं तो संशोधन हो सकता है, अगर स्थायी है तो संशोधन क्यों? दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ क्या था, 1793 जमींदारी व्यवस्था थी, इस्तमरारी जमींदारी व्यवस्था थी। तो उसमें क्या था, सूर्योदय कानून था। तो सूर्योदय कानून जो था आपका, सूर्योदय कानून, सूर्योदय नहीं, सूर्यास्त कानून था। सूर्यास्त कानून क्या था कि जैसे एक तारीख आपको दी गई, भाई 10 तारीख को क्या करना, आप अपना वसूली जो किए रहेंगे वो ला के हमें पहुंचा देना। ठीक है, तो 10 तारीख को क्या है कि सूर्य अस्त होने से पहले ही आप उनके यहाँ पहुंचा दीजिए जो आपको मिला है, जो आपसे कहा गया था। अगर आप नहीं पहुंचाते हैं तो क्या होगा, आपकी जमींदारी छिन जाएगी फिर। ठीक है, उस समय 1793 में याद कीजिए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बहुत सारे सुधार रहे हैं जिनको हम पढ़ेंगे। वीडियो आगे जो वीडियोस बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे कि पुलिस सुधार रहा है। ठीक है, बहुत सारे सुधार उन्होंने किए थे कॉर्नवालिस ने। और कॉर्नवालिस कौन है? कॉर्नवालिस हैं आपके, अमेरिका की क्रांति हुई है, अमेरिका अंग्रेजों के हाथ से निकल चुका है, और कॉर्नवालिस अमेरिका से जब छुट्टी हो गई अंग्रेजों की, तो कॉर्नवालिस कहाँ आए हैं, यहाँ पे। और कॉर्नवालिस कब से कब तक हैं, 1786 से लेके 1793 तक रहे हैं। ठीक है,
और वहाँ की क्रांति कब हो रही है? क्रांति हुई है 76 में, और 1779 मतलब 1779 एक कम 80, ठीक है, वहाँ पे क्रांति समाप्त हुई और स्वतंत्र हो गए, सब कुछ सही हो गया। वहाँ से अब इनको निकलना पड़ रहा है, ठीक है। अब फ्रांस अमेरिका की क्रांति के बाद ही फ्रांस की क्रांति होती है, ये भी चीज़ है, ठीक है ना। लेकिन कुछ शब्द रहे हैं जो, जैसे कौन से शब्द रहे हैं? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो फ्रांस की क्रांति की देन रही है, ना कि अमेरिका की क्रांति की देन रही, ठीक है। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, तो कॉर्नवालिस वही है, अमेरिका से छुट्टी लिए तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे भी करना भाई, कुछ ना कुछ करते रहो, ठीक है। तो ऐसे ही थे। चलिए, अच्छा, तो पहला स्टेटमेंट भी गलत है तो दूसरा भी गलत है इसका, ठीक है। अब देखते हैं गलत क्यों है ये। 1770 में जो फौजदारी अदालत थी वो जिले में आपराधिक न्यायालय के लिए प्रयुक्त शब्द था, दीवानी नागरिक न्यायालय के लिए होता था, हमने बताया था अभी। स्थायी निपटान के तहत भुगतान की जाने वाली जो राशि थी वो स्थायी रूप से तय की गई थी, हमने बताया था ना कि अगर स्थायी है तो संशोधन क्यों होगा, अगर स्थायी नहीं है तो संशोधन जरूर होगा, ठीक है। अर्थात भविष्य में इसे कभी बढ़ाया नहीं जाना था, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब देख लेते हैं, जब पढ़ ही रहे हैं तो आगे भी देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से बचे। अब हम देखते हैं, सब प्रश्न घूम जाता है, ठीक है। प्रश्न है 1773 का जो विनियमन अधिनियम रहा है, विनियमन अधिनियम मतलब रेगुलेटिंग एक्ट, अंग्रेजी में बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, इसको बोलते हैं क्या? विनियमन अधिनियम। रेगुलेटर, गैस का रेगुलेटर होता है, ओपन किए गैस आने लग गई, बंद कर दिए तो बंद हो जाएगी गैस, रेगुलेटर वही है कि नियंत्रित करना, किसी चीज़ को नियंत्रित करने का मतलब रेगुलेटर होना चाहिए। पंखे का रेगुलेटर होता है, उसको 5 पे कर दिए मतलब फुल कर दिए तो बहुत तेज घर 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 चल गया, बिल्कुल धीमा कर दिए तो धीरे धीरे चलेगा, वो जैसे मंत्र का जाप करते हो ऐसे ही धीरे धीरे, है ना, तो वही है रेगुलेटर, ठीक है। अब देखिए क्या है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया, 1773 के अधीन किया गया था सर्वोच्च न्यायालय का गठन, लेकिन कब किया गया था? 1774 में किया गया था। दूसरा, इसने भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया, नहीं, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना कोई, ठीक है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल की नियुक्ति 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की जाती है, ठीक है। तीसरा है, इसने कंपनी के नौकरों को उपहार रिश्वत लेने से प्रतिबंधित कर दिया, सही बात है। तो भैया दूसरा तो गलत है, कन्फर्म है। अब दूसरा किस में है? ए में भी है, बी में भी है और डी में भी है, सी में नहीं है, तो इसका मतलब पहला और तीसरा सही है, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि पहला दूसरा गलत है तो हटा दो, ए बी और डी तीनों हट गए, अब बचा सी सही है, बात खत्म, ठीक है। तो बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 के तहत बनाया गया था, गवर्नर जनरल, उससे पहले बंगाल का सिर्फ गवर्नर होता था, ठीक है ना। चलिए, इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या भाई। इसके बारे में है कि विनियमन अधिनियम के कुछ प्रावधान रहे हैं, एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन होगा, बंगाल गवर्नर जनरल को कार्यालय की मदद के लिए 4 परिषद के साथ 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई जाएगी, ठीक है। इसने कंपनी नौकरों को क्या किया? उपहार रिश्वत लेने से मना कर दिया, ठीक है ना। ये चीज़ें थी, इसमें प्रावधान थे। तो 4 परिषद का गठन किया गया, तो ये ध्यान रखना है 1773 के तहत। अब आते हैं इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो भारतीय नागरिकों द्वारा यूरोपीय नागरिकों का न्याय किया जा सकता है, सही है। ये बात हुआ था, इल्बर्ट बिल इसी चीज को लाई थी जिसको लेके अंग्रेजों ने विवाद खड़ा कर दिया कि हमें न्याय देंगे लोग, वो हम सबको अपने आप से छोटा समझते थे, ठीक है।
तो उन लोगों ने ही विवाद फिर खड़ा किया था एल्बर्ट बिल के खिलाफ। ठीक है, ये चीज तो पहला तो सही हो गया, सही नहीं है बताना है। अब देखिए दूसरा भाई क्या है, भारतीय भाषाओं में जो प्रकाशित समाचार पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध का प्रभाव, एल्बर्ट बिल का इनसे कोई लेना देना नहीं था। आगे भी देख लेते हैं, चलिए। अकाल दौरान भू राजस्व पर अतिरिक्त कर का प्रभाव, इसका भी कोई नहीं था। तो 2, 3, 4 इसका सी आंसर होना चाहिए सही। ठीक है, तो पहला तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया था, एल्बर्ट बिल विवाद, जिसको हम याद करते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सी ही इसका आंसर होगा सही। तो ये 3 चीजें नहीं थी। भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों पत्रिकाओं पर प्रतिबंध का प्रभाव, इनका नहीं था। किसने लगाया था? लिटन ने लगाया था। और हटाया किसने था? रिपन ने हटाया था। ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, हथियार वथियार का इनका कोई वो नहीं था। और ये भू राजस्व का अतिरिक्त कर का प्रभाव, ये भी कुछ नहीं था अकाल के समय का। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं क्या भाई। 1883 में पेश किया गया था क्या? एल्बर्ट बिल। ठीक है, इसका नियम के तहत था कि भारतीय न्यायाधीश जो होते हैं वो एक यूरोपीय अभियुक्त की भी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं रैयतवाड़ी के बारे में। रैयतवाड़ी क्या है? रैयतवाड़ी का मतलब क्या था? रैयतवाड़ी कहाँ लागू की गई? कैप्टन रीड के बारे में जानते होंगे। तो दक्षिण भारत में इसको आजमाया गया था, क्योंकि वहाँ जमींदारी सिस्टम नहीं था कोई, वो वहाँ सब किसान थे। तो किसानों से किसानों के साथ समझौता किया गया था इस मामले में। ठीक है, कैप्टन रीड और हेक्टर मुनरो 2 लोग थे। चलिए देखते हैं। मद्रास में रैयतवाड़ी सिस्टम जो था, रैयतवाड़ी है, रोय लिखा गया पता नहीं कैसे, रैयतवाड़ी है ये। ठीक है, रैयतवाड़ी सिस्टम जो रहा मद्रास में। हाँ, कौन है भाई? विलियम बेंटिक की गवर्नरशिप के दौरान पेश किया गया था। नहीं, गलत है। ठीक है, तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। भू राजस्व सीधे किसान या रैयत से एकत्र किया जाता था। सही बात है, हमने जैसे बताया कि वहाँ पर जमींदार नहीं थे, जमींदारी व्यवस्था उधर नहीं थी, वहाँ पर किसानों से सीधा संपर्क बनाया गया था। ठीक है, चलिए तो दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या हुआ? सही हो गया। अब व्याख्या देखते हैं क्या है। 1820 के अंत में मद्रास के गवर्नर रहे थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो ने क्या किया कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया था। कौन? थॉमस मुनरो थे। और यह मद्रास, बॉम्बे क्षेत्र में, साथ ही असम और कुर्ग प्रांत में प्रचलित था। कहाँ कहाँ का था ये भी ध्यान रखना है। तो बॉम्बे में था, मद्रास में था, कहाँ और आसाम में था, फिर कुर्ग क्षेत्र में था। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। इसमें किसानों से सीधा लिया जाता था, ये तो उसमें स्टेटमेंट सही ही था। चलिए तीसरा कर्नाटक युद्ध है, इसके बारे में बताना है आपको। अब तीसरा कर्नाटक युद्ध के बारे में क्या भाई कि सही कौन सा है? यूरोप में 7 साल के युद्ध का विस्तार था। नहीं, वो तो पहला था। सही है। अच्छा यूरोप, अच्छा सप्तवर्षीय युद्ध, हाँ सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था कहाँ? यूरोप में, उसी का विस्तार था हमारा कर्नाटक का तीसरा युद्ध। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। फ्रांस सरकार ने सर आयरकोटे की कमान के तहत एक शक्तिशाली सेना भेजी थी। कुछ नहीं था ऐसा। आयरकूट है, आयरकोटे नहीं, आयरकूट है। और आयरकूट यहीं पे था उस समय। आयरकूट कहाँ था? यहीं पर था। ठीक है, तीसरा क्या स्टेटमेंट कि पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद युद्ध समाप्त हुआ। पेरिस की संधि से युद्ध समाप्त हुआ था, ये भी आपको पता है, पता होना चाहिए। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट इसका सही है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। व्याख्या है 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू होता है। दोनों राष्ट्र भारत में भी लड़ने लग जाते हैं।
और यही होता भारत में तीसरा कर्नाटक युद्ध, जो चलता है 1756 से 7 साल तक चल रहा है, तो कितना हो गया 63 तक चलेगा। ठीक है। अब देखिए, फ्रांसीसी सरकार ने काउंट लाली की कमान के तहत एक सेना भेजी थी, शक्तिशाली सेना, किसके तहत उसमें भेजी थी, तो काउंट लाली एक था, काउंट लाली था, इसकी नेतृत्व में एक सेना भेजी गई थी। उन्हें पांडिचेरी से सेवानिवृत्त करने के लिए मजबूर किया गया था। 1760 में वांडीवास की लड़ाई में सर आयरकूट हार भी गए थे। ठीक है। तो वांडीवास का जब युद्ध हुआ तो उस समय आयरकूट थे, और आयरकूट जो थे वांडीवास की लड़ाई हार चुके थे, और उनको फिर क्या किया गया, वहां से उनको सेवानिवृत्त कर दिया गया। ठीक है, मतलब वापस बुला लिया गया। अब फ्रांसीसी ने अंग्रेजों और अन्य क्षेत्रों पर भी अपना कब्जा खो दिया उस समय। कब, जब तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ, सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, पेरिस की संधि हो रही है। ठीक है, पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर के साथ युद्ध क्या होता है, अब समाप्त हो जाता है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, बस इससे ज्यादा अब नहीं देखेंगे। ठीक है, तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध है, इसके संबंध में बताना कौन सा कथन गलत है। ध्यान ये रखना है कि गलत पूछ रहा सही पूछ रहा। एक तरफ तो टीपू सुल्तान रहे, तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध, सही बात है कि कौन है, एक तरफ टीपू सुल्तान है, दूसरे मराठे निजाम के बीच, और दूसरी तरफ अंग्रेजों के बीच। नहीं, टीपू सुल्तान तीसरे में अकेले रहे हैं, मराठे और निजाम उनका साथ नहीं दिए हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत। टीपू द्वारा अंग्रेजों पर हमला जो था वो युद्ध का तात्कालिक कारण बन गया। मैसूर संधि पर हस्ताक्षर के साथ युद्ध समाप्त हुआ। तीसरा युद्ध हुआ था वो मैसूर की संधि नहीं हुई थी उस पर। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या है। अच्छा, तो तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध के संदर्भ में बताना था। अच्छा ठीक, टीपू सुल्तान रहे, मराठा निजाम के बीच, अब अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। अच्छा, चौथा जो मैसूर युद्ध था 1799, उसमें जो है टीपू सुल्तान मराठों और निजामों को मिलाने में असफल रहा था। ठीक है, तो इसलिए इसमें टीपू सुल्तान मराठे निजाम एक तरफ हो गए, अंग्रेज जो है अकेले अलग से लड़े थे। ठीक है, टीपू द्वारा अंग्रेजों पर हमला युद्ध का तत्कालिक कारण रहा है, सही बात है। मैसूर संधि पर हस्ताक्षर के साथ युद्ध समाप्त भी हुआ था, तीसरे में सही है। ठीक है, चलिए तो तीनों क्या थे, गलत थे। पहला, मराठा और निजाम नहीं रहे हैं। दूसरा कि टीपू ने हमला किया था इसलिए वो तत्कालिक कारण बना, नहीं। और मैसूर संधि पर हस्ताक्षर के साथ युद्ध समाप्त हुआ, ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो गलत पूछा गया था, पहले हम सही बता रहे थे लेकिन बाद में फिर हम गलत हो गए थे। ठीक है, तो हमें समझ में नहीं आया था उस समय। चलिए कोई बात नहीं, बहरहाल अब सही हो गया है। ठीक है, तो गलत पूछा गया था इसलिए तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए ये क्या होगा, अच्छा नहीं, तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, इसलिए ये 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट आपके गलत हो गए। ठीक है, और गलत पूछा गया था इसलिए डी आंसर होगा इसका। चलिए भाई अब इसका देख लेते हैं। इस युद्ध में क्या हुआ था कि अंग्रेजों की सेना रही है, मराठाओं की सेना रही है, और नवाब की जो संयुक्त सेना, मतलब मराठा, अंग्रेज और नवाब तीनों की सेना एक साथ हुई, और टीपू सुल्तान अकेले लड़ा था इस समय। ठीक है, शुरुआत में हमने ऐसे ही बताया था। तीसरा है, वो दूसरा क्या है कि त्रावणकोर के राजा के खिलाफ टीपू का अभियान हुआ था। त्रावणकोर के राजा के खिलाफ इन्होंने अभियान किया था एक, वो तात्कालिक कारण था, ना कि अंग्रेजों के ऊपर हमला था। ठीक है, अंग्रेजों ने जल्दी से राजा का पक्ष लिया भाई। तीसरा ये था कि टीपू इसमें हार गया था, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, मैसूर की संधि नहीं हुई थी। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट आपके गलत है, यहाँ पे आपको सही बताया गया। ठीक है, तो अब यह भी समाप्त किया जाए। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या कमी है। अगर कोई कमी है तो उसको पूरी करने की पूरी कोशिश की जाएगी कि वो गलती सुधार ली जाए। ठीक है। दूसरी चीज़, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। इसके अलावा आप अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, वो लोग भी, उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए अब आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।